हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपसे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने आया हूँ फॉर राजू। राजू इज़ अ बिजनेसमैन जिसका मंथली टर्नओवर लाखों में है और जिसके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। वन डे राजू ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। राजू को पता पड़ा कि ये प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ सकते हैं। फर्स्टली, रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया जाए बाय सेलिंग मोर, या फिर कॉस्ट को कम कर दिया जाए बाय रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट। प्रेजेंट कंडीशन कुछ ऐसी है कि प्रॉफिट $1.95 मिलियन है। राजू को आइडिया आया कि क्यों ना प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया जाए और प्रोडक्शन में होने वाले वेस्टेजेस को रिड्यूस करके कॉस्ट कम करी जाए। अब इन्हीं लेवल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरत पड़ी एक इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इन द न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। राजू ने पता किया कि ऐसे 3 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें से उसे सबसे बेनिफिशियल सेलेक्ट करना है। फर्स्टली, इफ़ राजू टेक्स ऑप्शन 1, देन ही हैव टू इनकर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ $1 मिलियन, जिसका ड्यूरेशन है 5 ईयर्स का। रेवेन्यू विल बी इंक्रीज बाय $200,000 पर ईयर। कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय $300,000 पर ईयर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज बाय $10,000 पर ईयर। ऑप्शन 2 में सिचुएशंस कुछ ऐसी होंगी और ऑप्शन 3 में कुछ ऐसी। तो अब आप लोगों को राजू की मदद करनी होगी और बताना होगा कि सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन कौन सा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे अरे ऐसे डायरेक्टली फिगर्स को देख के कौन बता सकता है। थोड़ा बहुत एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसी एनालिसिस को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल is the analysis done to consider the profitability of an investment over the life of an asset alongside consideration of affordability and strategic fit. So with this, let's introduce our today's topic, basic investment appraisal techniques. आ जाते हैं पुराने क्वेश्चन पर, डैट विच इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब इसे थोड़ा इजी कर देते हैं समझने के लिए और फर्म की प्रेजेंट कंडीशन को ऑप्शन 1 से कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट कंडीशन में रेवेन्यू $5 मिलियन है और अगर ऑप्शन 1 को ले लिया जाए तो रेवेन्यू बढ़कर $5,200,000 हो जाएगा, विच मीन्स $200,000 इंक्रीज। Cost will be reduced by $300,000. Depreciation is increased by $200,000 as depreciation is calculated as investment cost less any scrap value divided by its useful life. Interest expenses will be increased by $10,000. Ultimately, there is an increase in profit of $290,000. सेम हम दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी प्रेजेंट कंडीशन से कंपेयर करें तो सेकंड ऑप्शन में इंक्रीज इन प्रॉफिट है $275,714 एंड थर्ड ऑप्शन में $20,000। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा है तो आपको लगेगा ईजी है ऑप्शन 1, बिकॉज ऑप्शन 1 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज इन प्रॉफिट है। सिर्फ प्रॉफिट्स को देख करके ये बता देना कि ऑप्शन 1 ही सेलेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ही इनकम्प्लीट एनालिसिस है। बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर सके। एग्जाम्पल से समझते हैं। देर आर टू फर्म्स ए एंड बी। ए के प्रॉफिट्स है $500 एंड बी के प्रॉफिट्स है $1,000। प्रॉफिट्स को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी बी बेटर परफॉर्म कर रही है, पर अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट पर नज़र डालें तो रिजल्ट कुछ और ही है, क्योंकि कंपनी ए $10,000 के इन्वेस्टमेंट पर $500 का प्रॉफिट कमा रही है, विच मीन्स 5% रिटर्न, जबकि कंपनी बी $25,000 के इन्वेस्टमेंट पर $1,000 का, विच कम्स टू 4% रिटर्न। अब रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे ही बोला जाता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाता है राजू के इन्वेस्टमेंट पर, और अगर उसके रिटर्न को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो ऑप्शन 1 विल गिव ROCE ऑफ 29%, ऑप्शन 2 will give ROCE of 18% and ऑप्शन 3 will give 1% of ROCE। अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 ज़्यादा प्रेफरेबल है अगर प्रॉफिट्स को कंसिडर करें, और अगर राजू चाहे तो वो इस ROCE को अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट ROCE से कंपेयर करके भी डिसीजन ले सकता है।
ROCE को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट. इनिशियल कैपिटल कॉस्ट का मतलब वही इन्वेस्टमेंट है जो हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट को लेते वक्त इनकर किया है. सेकंड इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नाउ एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. इसी वजह से तो एवरेज हुआ. मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टमेंट की कुछ स्क्रैप वैल्यू भी होगी. कुछ बातें और कर लेते हैं ROCE के बारे में, डेट इज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. व्हेन इट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ ROCE, it is simple, that is easy to calculate and easy to understood. Second is it links with other accounting measures, that is it can be expressed in percentage terms and which can be used in performance measurement. परसेंटेज टर्म्स में होने की वजह से ये कंपेरेबल बेसिस भी है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ROCE. फर्स्ट वन इज इट इग्नोर्स प्रोजेक्ट लाइफ. ROCE के फॉर्मूला में हमने देखा कि ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स को यूज़ करता है और हो सकता है ऑप्शन 2 में भले ही प्रॉफिट और ROCE कम है, पर अगर इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो हो सकता है भी ये भी प्रॉफिटेबल हो, पर ROCE ने इस ड्यूरेशन को कंसिडर में नहीं लिया. सेकंड डिसएडवांटेज इज इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज. हमने सीखा था कि ROCE परसेंटेज टर्म्स में होने की वजह से कंपेरेबल बेसिस है, बट नॉट ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल देर आर टू फर्म्स C&D विच परफॉर्म्स एट द सेम लेवल एंड दोनों फर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय अकाउंटिंग पॉलिसी के. जैसे डिफरेंट मेथड्स फॉर डेप्रिसिएशन. C ने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रखा है, जबकि D कंपनी ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करने की वजह से D कंपनी में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और प्रॉफिट्स भी लो है एज कम्पेयर टू C बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पॉलिसी. और उसी वजह से ROCE कंपनी C का ज़्यादा है. बट क्या वाकई में कंपनी C बेटर परफॉर्म कर रही है? वेल द आंसर इज़ नो. ROCE में डिफरेंस सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने की वजह से आया है और उसी की वजह से प्रॉफिट का जो अमाउंट है ज़्यादा आ गया एंड नथिंग एल्स. यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आया कि जब डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है तब ROCE एक कंपेरेबल बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं होगा. इट डज नॉट मेजर एब्सोल्यूट गेन, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर वो मेजर है जो कि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बिना किसी से कंपेयर करके बताता है. एग्जाम्पल $1,000 प्रॉफिट. रिलेटिव मेजर वो मेजर है जो रिटर्न को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके बताता है. एग्जाम्पल 10% रिटर्न. ROCE ने हमें एब्सोल्यूट गेन देखने को नहीं मिलता कि कितना वैल्यू एडिशन होने वाला है टू द ओनर्स, बट व्हाट वी गेट इज ओनली परसेंटेज. फोर्थ डिसएडवांटेज इज इट इग्नोर्स इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. Now, what is working capital? The capital of a business which is used in its day-to-day trading operations. The capital of a business which is used in its day-to-day trading operations, calculated as the current assets minus the current liabilities. हमने ROCE कैलकुलेट करते समय जो इन्वेस्टमेंट लिया था कंसिडरेशन में, उसमें वर्किंग कैपिटल तो ऐड ही नहीं किया. अब वर्किंग कैपिटल ऐड क्यों करें? क्यों नहीं? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका कुछ इफेक्ट तो वर्किंग कैपिटल पर भी आ सकता है, तो उसे अकाउंट में लेना चाहिए, पर ROCE ने तो उसे इग्नोर कर दिया. फिफ्थ डिसएडवांटेज इज इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज. वेल अब ऐसा लगता है कि प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज सेम ही तो है, बट ऐसा नहीं है. तो अब जानते हैं कि डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है. डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज. प्रॉफिट्स कभी भी सारे मॉनेटरी इफेक्ट्स को अकाउंट में नहीं लेता कि किसी इन्वेस्टमेंट से होते हैं, बट कैश फ्लो सारे मॉनेटरी इफेक्ट्स को अकाउंट में लेता है जो कि किसी इन्वेस्टमेंट से होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही वर्किंग कैपिटल में भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है एज ए एक्स्ट्रा कैश नेसेसरी फॉर मैनेजिंग ऑपरेशंस, बट प्रॉफिट्स उसे अकाउंट में नहीं लेता. परचेज ऑफ एसेट. अगर कोई एसेट परचेज करी ऑर्गेनाइजेशन ने
तो उससे जो भी कैश आउटफ्लो हुआ है वो तो प्रॉफिट्स में एक साथ कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, इंस्टेड इट इज चार्ज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। बट वो कैश फ्लो तो एक ही समय पर हो गया, अगेन ये प्रॉफिट ने इग्नोर कर दिया। सेकेंड इज प्रॉफिट्स आर ऑफ सब्जेक्टिव नेचर एंड आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रॉफिट्स बड़े ही सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर कैलकुलेटेड होते हैं, और प्रॉफिट्स में कुछ ऐसे आइटम्स इंक्लूड होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन विच इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि वेरी करती है लीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट की वजह से, और इन्हीं रीजंस की वजह से प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करा जा सकता है। वेल यहाँ पर हमें बात समझ में आ गई कि कैश फ्लोज को कंसिडर करना चाहिए, पर कैश फ्लोज भी रिलेवेंट होने चाहिए। अब ये रिलेवेंसी क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।